राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों। और कशान के हालचाल सवाड़ा मंगल हो है ना। अब देखो धीरे धीरे कोर्स बढ़ रहा है अपना। तो अपन कल कल अपन ने किया था कि धातु और अधातु और उसके बारे में अपन ने नॉर्मल उसकी डिटेल और उसके भौतिक गुणधर्मों के बारे में धातु और अधातुओं के भौतिक गुणधर्मों के बारे में अपन ने क्वेश्चन पूछे थे। और जितना सारा डिटेल में लिखा था और जहां उसमें क्वेश्चन पुटअप होता है दोस्तों, जहां अपवाद लिखा है वो चीज रट के चले जाना, क्योंकि जनरली एग्जाम में अपवाद ही पूछे जाते हैं। आज पढ़ेंगे अपन धातु और अधातु में इसके क्या रासायनिक गुणधर्म। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? रासायनिक गुण, हाँ केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे दोस्तों। केमिकल प्रॉपर्टी आज क्या करेंगे दोस्तों, इनकी पढ़ेंगे। अपन फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे अपन केमिकल प्रॉपर्टी। दोनों की पढ़ेंगे, धातु और अधातु की। अब इससे पहले मैं दोस्तों आपको क्या थोड़ी सी है ना, इनको बहुत शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ। आप जानते होंगे कि आपके घरों के अंदर आपने देखा होगा कि आपके घरों के अंदर जब कॉपर के बर्तन हो गए या आपने चांदी की चेन वगैरह अंगूठी पहन रखी हो तो वो थोड़े दिनों बाद काली हो जाती है ना, थोड़ा एल्यूमिनियम खराब हो जाता है, लोहे पे जंग लग जाता है। ये सबकी सब क्या है दोस्तों, धातु है। मैंने जो नाम बोला एल्यूमिनियम, कॉपर, चांदी, लोहा, ये सबकी सब कौन है दोस्तों, जिंक वगैरह सब ये क्या है, धातु है। और समय के साथ किसी न किसी क्रिया करने से ये क्या हो जाती है दोस्तों, गंदी हो जाती है, मलिन सी दिखाई देती है आपको। ये बिल्कुल आप अपने को समझ पा रहे होंगे, हाँ साहब ईशान बिल्कुल हो गया साहब, माँ कॉपर का बर्तन थोड़ा हरा हरा हो जाओ, ईशान मांग चांदी काली काली हो जाओ, है ना। ये इसी तरीके से होता है। अब ये जो क्रियाएं हैं दोस्तों, किस प्रकार से क्रियाएं होती, कौन कौन क्रियाएं करती है, विशेषकर जो अपनी रासायनिक गुणधर्म होंगे यार, जो अपन पहले बोल सके कि रासायनिक परिवर्तन कर लो। अब रासायनिक परिवर्तन किसमें होंगे, जो उसके रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन होंगे, और वो रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से अपन उसको प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि रासायनिक गुणधर्म सबसे ज्यादा, यहां पर तीन चीजें अपन बात करेंगे जो डिटेल में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। तो दोस्तों ऑक्सीजन से क्रिया, किससे क्रिया दोस्तों, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्रिया, या लिखा आएगा दोस्तों वायु से क्रिया। क्या होगी दोस्तों, वायु से क्रिया, या उसको क्या लिखा आएगा दोस्तों, जलाना। क्या होगा दोस्तों, जलाना। जब भी ये तीनों टर्म्स आ जाए, जलाने का मतलब वो किससे जलता है, क्योंकि आपने छोटी क्लासों में प्रयोग पढ़े होंगे कि मोमबत्ती रखी साहब आपने, उसके ऊपर ग्लास रख दी और थोड़ी देर तो मोमबत्ती जलती रहती है, फिर बाद में क्या हो जाती है, मोमबत्ती बुझ जाती। फिर निष्कर्ष के रूप में आपने निकाला कि उस ग्लास, उल्टी ग्लास जो आपने मोमबत्ती पर ढकी थी, वो क्या होता है, जब तक उस ग्लास के अंदर ऑक्सीजन थी तब तक वो जलती रही मोमबत्ती, क्योंकि जलाने में सहायक कौन सी गैस है दोस्तों, ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, अब ये जलाने में सहायक, जब वो ऑक्सीजन खत्म हो गई तो मोमबत्ती भी क्या हो जाएगी दोस्तों, बुझ जाएगी। यानी जलाने का मतलब ही उस चीज को किससे क्रिया करवानी है दोस्तों, आपकी ऑक्सीजन से क्रिया करवानी। किससे क्रिया करवानी दोस्तों, ऑक्सीजन से क्रिया करवानी है। जहां वायु आ जाए तो वायु का मतलब, वायु में बहुत सारे ढेर सारी चीजें, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, मीथेन है, सब चीजें हैं दोस्तों। लेकिन अपने मुख्यतया वायु से क्रिया कराने का मतलब भी किससे क्रिया कराना है दोस्तों, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, O2, द्विपरमाणिक गैस है ये दोस्तों, है ना। और जलाना, जलाने का मतलब भी क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन से क्रिया करना। अब देखो धातु, मान लो जो धातु है दोस्तों, अगर मैं उसकी ऑक्सीजन से क्रिया कराऊं तो क्या बनेगा दोस्तों, धात्विक ऑक्साइड। क्या बनेगा दोस्तों, ये याद रखना, क्या बनेगा, धात्विक ऑक्साइड। ये पूछा जाता है दोस्तों इस तरीके की, वो तीर का निशान बना देते हैं, ए बना बी बना, है ना, वो लिख देते हैं इसकी क्रिया ए से करवाई तो ये बनेगा वो बनेगा, फिर ऑप्शन में दे देते हैं। आप समझ पा रहे होंगे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इसका मैं उदाहरण लूं, अगर मान लो कोई भी, मैं मान लो मैं धातु ले लेता हूं, देखो दोस्तों यहाँ पर मैं धातु ले लूं, यहाँ पर आपको जिंक धातु ले लूं। अगर मैं जिंक धातु ले लूं या फिर एल्यूमिनियम, जिंक, फेरिक, कोई भी अगर मैं धातु ले लेता हूं, जो सिंपली आप सब जानते हो सोडियम को, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, अगर मैं ऑक्सीजन से क्रिया करा दूं दोस्तों तो ये बन जाएगा धात्विक ऑक्साइड, Na2O। क्या बन जाएगा दोस्तों, धात्विक ऑक्साइड यहाँ पर बन जाएगा। ये कौन है, ये सोडियम है दोस्तों, सोडियम की ऑक्सीजन से क्रिया कराई, क्या बना, सोडियम ऑक्साइड बना। अब ये जो सोडियम ऑक्साइड बना, क्योंकि अपन ने धातु का ऑक्साइड को अपन ने कहा धात्विक ऑक्साइड, अब ये जो बना इसकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों, पूछा जाता है कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति है। छोटी छोटी चीजें आप याद करते जाएंगे दोस्तों, कैसी प्रकृति होती है दोस्तों, क्षारीय प्रकृति होती है। इसी प्रकार से अपन अधातु की बात करें दोस्तों, किसकी बात करें, ये तो हो गई धातु की बात है ना, ये तो हो गई धातु, ये हो गई साहब धातु की बात। अब अपन बात करते हैं दोस्तों, किसकी बात करें, अपन अधातु की बात करें। मान लो मैं बात करता हूं अधातु की, यदि अधातु की क्रिया मैंने ऑक्सीजन से कराई तो क्या बनेगा दोस्तों, अधात्विक ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, जैसे लेते हैं अपन दोस्तों अधातु की अपन ऑक्सीजन से क्रिया करा दी तो क्या बनता है दोस्तों, अधात्विक ऑक्साइड। क्या बनते हैं दोस्तों, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड।
अधात्विक ऑक्साइड बनते हैं दोस्तों। अगर इसका मैं एग्जांपल लूं, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबके सब क्या है दोस्तों, अधातु है। अगर मैं यहाँ पर सल्फर ले लेता हूँ, सल्फर की क्रिया कराता हूँ तो क्या बनता है दोस्तों, SO2। और एक कैसी प्रकृति होता है दोस्तों, अम्लीय प्रकृति के। इसके लिए बहुत एक शानदार एक तरीका का प्रयोग भी किया गया दोस्तों। मान लो चम्मच ले लो आप, उसके अंदर आपने क्या ले लिया, सल्फर ले लिया। क्या ले लिया दोस्तों, सल्फर ले लिया। और सल्फर को उसको थोड़ा गर्म किया, और गर्म, क्योंकि गर्म करने का मतलब उसको जलाना, जलाना किससे क्रिया हो गई, जलाने का मतलब क्या हो गया दोस्तों, ऑक्सीजन से आप क्रिया कर रहे हो। अब जैसे ही उसकी ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, इसकी जो फ्यूम निकलेगी दोस्तों, धुआं निकलेगा या गैस निकलेगी, वो गैस कौन सी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। उसको आप किसी न किसी ग्लास में अगर एकत्रित करके उसमें जल मिला देते हो दोस्तों, है ना, जल मिलाने से के बाद में यदि आप लिटमस पेपर लेते हो दोस्तों, लिटमस पेपर की आप जानते हो आदत, लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर दो तरीके का होता है, आपका कौन सा, नीला और लाल। तो अम्ल जो होते हैं दोस्तों, अम्ल वो क्या करते हैं, अनीला। कौन सा दोस्त, अनीला। अम्ल क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे मतलब अम्ल, नी से मतलब नीला, ये पढ़ाऊंगा ढंग से, अम्ल साथ पढ़ेंगे तब। तो नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, तो ये अम्ल होगा। अगर यहाँ पर नीला लिटमस लाएंगे दोस्तों इसके जल से क्रिया कराने के बाद में, तो वो क्या हो जाएगा, नीला लिटमस किस में चेंज हो जाएगा दोस्तों, लाल लिटमस में चेंज हो जाएगा। अतः आप कह सकते हो कि इसका जो ऑक्साइड है वो किस प्रकृति का दोस्तों, अम्लीय प्रकृति का है। इसी प्रकार से साहब जो बताओ, ओ क्षारीय क्षार हुए साहब, इसका क्या करो आप, हाँ, क्षार का क्या होता है, क्षार की शॉर्ट फॉर्म क्षालानी, यानी क्षार लाल लिटमस को क्या कर देता है दोस्तों, नीला। यानी इसके अगर N2O के अंदर अगर आप हाँ लाल लिटमस लेके जाओगे तो वो कैसा हो जाएगा दोस्तों, नीला हो जाएगा। यानी इसकी प्रकृति कैसी हो गई दोस्तों, क्षारीय प्रकृति हो गई। अब अपन देखते हैं दोस्तों कि ऑक्सीजन से आपने क्या करा दी दोस्तों, क्रिया करवा दी। इसके साथ में दूसरी आप जो क्रिया करवा रहे हो, अपन डिटेल से और पढ़ेंगे दोस्तों, इसमें इतनी चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है ना। एक बार सामान्य में आपके दिमाग में चीजें घुसा रहा हूं। तो यहाँ पर अगर सेकंड अगर मैं क्रिया करूं दोस्तों, जल से, किसकी क्रिया करूं दोस्तों, जल से क्रिया, किसकी क्रिया करा देते हैं दोस्तों, जल से क्रिया करा देते हैं। किसकी, धातु की अपन क्या करा देते हैं, जल से क्रिया करा देते हैं। तो यहाँ लिख देता हूं मैं, धातु प्लस जल, यानी जल का मतलब होता है H2O। तो धात्विक हाइड्रोक्साइड, धात्विक हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का मतलब वहां क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा, ऑक्साइड मतलब O आ जाएगा, हाइड्रोक्साइड यानी OH आ जाएगा। तो धातु कोई भी ले लो, जैसे आपने ली सोडियम ही ले लिया आपने, इसकी क्रिया H2O से कराएंगे दोस्तों, तो ये क्या बन जाएंगे, NaOH। और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी यहाँ पर, हाइड्रोजन गैस। ये जो क्या है दोस्तों, जी मतलब क्या हो गया, गैस रिलीज यहाँ पर हो जाएगी, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा बहुत खतरनाक रिएक्शन होती है दोस्तों, भी बताएंगे भी। सोडियम और पोटेशियम बहुत ही तगड़ी अभिक्रियाशील धातु है दोस्तों। वो इतनी जबरदस्त क्रियाशील धातु है दोस्तों कि अगर आप उसको हवा में खुला रख दोगे तब भी वो आग पकड़ लेती है, इतनी जबरदस्त क्रियाशील है दोस्तों। और अगर पानी में डाल दोगे तब भी ब्लास्ट कर जाएगी दोस्तों। पहले धुर करके वो जहाज बनते हैं दोस्तों, और फिर एकदम से क्या कर देते हैं, ब्लास्ट कर देती है। वहां पर बहुत तेज अग्नि निकलती है। वो जो अग्नि निकलती है ना दोस्तों, वो जो दाहक गैस निकलती है, वो कौन सी निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस, वो दाहक गैस होती है दोस्तों, है ना। अब यहाँ देखिए, तो सोडियम की जल से आपने क्रिया कराई तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये Na क्या है, आपकी धातु है, और ये OH यानी हाइड्रोक्साइड है। आगे बात समझ में, या इसको आप बैलेंस है, बिल्कुल। चलिए अगर ये बात करते हैं, ये भी क्या है दोस्तों, क्षार, किस प्रकृति का दोस्तों, क्षारीय प्रकृति का। किस प्रकार की प्रकृति का दोस्तों, क्षारीय प्रकृति का है। अगर बात करते हैं दोस्तों, इधर देखिए, यहां पर अगर बात करें आपकी अधातु की क्रिया, अधातु मान लो आप सल्फर ले लीजिए, सल्फर की क्रिया अगर आप मान लो H2O से करा देते हैं, किससे करा देते हैं, सबसे पहले तो ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा दोस्तों, ऑक्सीजन, तो ये बनेगा SO2, है ना, SO2। और SO2 से की क्रिया अगर आप H2O से कराएंगे तो क्या बनेगा, H2SO4। लेकिन जनरली मैं एक चीज लिख रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो अधातु में होती है दोस्तों, अधातु में, वो अधातु में हमेशा जल से क्रिया नहीं करेगी। जल से क्रिया क्या नहीं करेगी दोस्तों, जल से क्रियाएं बहुत कम अधातुएं होगी जो क्या करेगी, जल से क्रिया करेगी। इसीलिए एक लाइन यही लिखा रहा हूं मैं, दोबारा नहीं लिखाऊंगा उसको, है ना। फास्फोरस जो होता है दोस्तों, फास्फोरस, इसका प्रतीक आप P बोलते हो, फास्फोरस, इसको किस में रखा जाता है दोस्तों, जल में रखा जाता है। किसको किस में रखा जाता है, जल में रखा जाता है, जल में रखा जाता है। आगे बात समझे, फास्फोरस किसको किस में रखा जाता है, जल में, क्योंकि फास्फोरस एक अधातु है और वो जल से क्रिया नहीं करेगी, इसलिए इसको किस में रखा जाता है दोस्तों, जल में रखा जाता है। और इधर आप सोडियम और पोटेशियम, सोडियम व पोटेशियम है दोस्तों, इसको किस में रखा जाता है दोस्तों, केरोसिन,
किसमें रखा जाता है दोस्तों? केरोसिन, क्योंकि ये हवा और जल से बहुत तगड़ी तरीके से रिएक्शन करती है दोस्तों। तो अगर इसको खुला भी रख दोगे आप बाहर तो बिल्कुल आग पकड़ लेगी, जल में रख दोगे तब भी आग पकड़ लेगी, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होती है दोस्तों। इसलिए सोडियम और पोटेशियम को किसमें रखा जाता था दोस्तों? केरोसिन में रखा जाता है। ये धातुएं बहुत होती है, जल से भी हल्की होती है, जल के ऊपर तैरती रहती है, लेकिन केरोसिन आपको पता होगा थोड़ा सा क्या होता है दोस्तों, हल्की चीज है, उसमें ये सोडियम पोटेशियम क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाते हैं आराम से, है ना। और ये किसमें रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है। अगर अपन बात करें सामान्य रूप से अम्लों की, हाँ, अगर तीसरी बात करते हैं दोस्तों अम्ल, हाँ, ये ला साब अम्ल से क्रिया, किससे क्रिया दोस्तों? अम्ल। अगर अम्ल से क्रिया कराएंगे तो धातु प्लस अम्ल, धातु और प्लस अम्ल मिलकर क्या करेंगे दोस्तों? मुख्यतः हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। कौन सी गैस रिलीज करते हैं दोस्तों? हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और ये सभी जो धातुएं होगी दोस्तों, सभी धातु खुद ही अम्लीय प्रकृति की होती है दोस्तों, ज्यादातर अम्ल से क्रिया ये नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों सल्फर जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड, मान लो किससे क्रिया करेगी दोस्तों? हाँ, नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसकी भी कहानी बताएंगे दोस्तों। बहुत प्रबल अम्ल, बहुत प्रबल क्षारीय ऑक्सीकारक है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? ऑक्सीकारक। अभी बढ़िया डिटेल में पढ़ेंगे अपन, ये पूछा जाता है कभी, प्रबल ऑक्सीकारक, अभी और भी डिटेल से पढ़ेंगे इनके बारे में। तो इनमें क्या होता है दोस्तों? हाँ, ये भी क्रिया किससे करा देते हैं? तो सल्फर के ऑक्साइड यहाँ पर भी क्या बन जाएंगे? सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड में ये चेंज हो जाएगी। अगर सल्फर और नाइट्रोजन का स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर अपन डिटेल से एक एक चीज के बारे में पढ़ते जाते हैं और जहां से क्वेश्चन बनेंगे वो लिखते जाते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों इसका। अब अपन पढ़ रहे हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। सामने अपन पढ़ ली, किससे क्रिया करेगी दोस्तों? आपकी सबसे पहले अपन किससे क्रिया कराएंगे? वायु से क्रिया कराएंगे, यानी ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे। पहला जो आप पढ़ेंगे यहाँ पर किससे क्रिया करवानी दोस्तों? अपने को ऑक्सीजन से क्रिया करवानी है ना। ऑक्सीजन किससे क्रिया करवानी है दोस्तों? ऑक्सीजन से क्रिया, ऑक्सीजन कह दो, वायु कह दो, ठीक है, वायु से क्रिया। ये लो साहब, वायु से क्रिया करवा दी आपने, ठीक है। अगर बात करते हैं दोस्तों ऑक्सीजन से क्रिया, तो आप बताओ क्या बनेगा? धात्विक ऑक्साइड बनेगा दोस्तों। क्या बनेगा? धात्विक ऑक्साइड। अगर एक प्रयोग आपने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे दोस्तों कि मैग्नीशियम के फीते को यदि आप जलाओगे, किसके दोस्तों? मैग्नीशियम के फीते को आप जलाते हो, जलाने का मतलब किससे क्रिया करवानी है दोस्तों? ये लो साहब, मैग्नीशियम। क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पर मैं क्रिया पहले लिख देता हूं, क्या बनेगा? धातु जो आप लिख चुके हो प्लस ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगी? धात्विक ऑक्साइड। क्या बनाएंगे दोस्तों? धात्विक ऑक्साइड। क्या बनाएंगे? धात्विक ऑक्साइड। और इसकी प्रकृति कैसी होगी दोस्तों? क्षारीय प्रकृति होगी। कैसी प्रकृति होगी दोस्तों? क्षारीय प्रकृति होगी। जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के फीते को जलाने का मतलब क्या बनेगा दोस्तों? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये बैलेंस कर लेते हैं इसको। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी प्रकार से आप कॉपर की ऑक्सीजन से क्रिया कराते हो दोस्तों, तो क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? कॉपर ऑक्साइड बनेगा। आगे बात समझे, क्या बनेगा दोस्तों? कॉपर ऑक्साइड बनेगा। इसी प्रकार से यदि आप एल्यूमिनियम किसकी क्रिया करवा रहे हो दोस्तों? एल्यूमिनियम की क्रिया करवाते हो तो Al2O3, इसका नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और एलुमिना, जो इसका फेमस नाम है उसका नाम है एलुमिना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है दोस्तों। आगे बात समझ में। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हो तो देखो यहाँ पर बैलेंस कर सकते हैं, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पर कर दो 3, कितना होगा यहाँ पर? 3 दूनी 6, 2 इधर कर दीजिए और 2 2 4 एल्यूमिनियम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप धातुओं की क्रिया करवा रहे हो दोस्तों, और इन सबकी प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? अम्लीय होती है। कि अब आप यहाँ पर देखिए कि आपके घरों के अंदर जो आप कॉपर के बर्तन देखते हो दोस्तों, किसके बर्तन देखते हो? कॉपर के बर्तन देखते हो। कॉपर के बर्तन थोड़े मलिन से हो जाते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन थोड़े से मलिन हो जाते हैं। और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी देखो क्षारीय प्रकृति का जलाने पर, एक उदाहरण लिख दिया मैंने। तो आपके घरों में जो बर्तन है दोस्तों मलिन हो जाते हैं, वो किसके कारण होते हैं? कि यहाँ धातु के ऊपर किसकी क्रिया हो जाती है दोस्तों? ऑक्सीजन की क्रिया हो जाने से। ऑक्सीजन की क्रिया हो जाने से ये क्या हो जाते हैं दोस्तों? थोड़े से मलिन हो जाते हैं। अब इनकी प्रकृति आप मुझे बताइए, इनकी जो प्रकृति होगी दोस्तों वो कैसी होगी? मैं इसको नहीं लिख रहा हूं दोस्तों, अभी मैं केवल इन दोनों के बारे में लिख रहा हूं। किस प्रकार की प्रकृति होगी दोस्तों? इसकी क्षारीय प्रकृति होगी। किस प्रकार की प्रकृति होगी? क्षारीय। अब आप मुझे बताइए कि क्या अब ये आगे जो होंगे ना दोस्तों, ये इनके जो ऑक्साइड होंगे वो जल से क्रिया नहीं करेंगे, जल से क्रिया नहीं करते हैं दोस्तों। इनके जो ऑक्साइड है जल से क्रिया नहीं करते हैं। अब इनके जो ऑक्साइड है धात्विक ऑक्साइड, वो आगे जल से क्रिया नहीं करेंगे। अगर कॉपर के बर्तन खराब हो गए ऑक्सीजन से क्रिया से, अगर वो जल से क्रिया नहीं करे, आप कितने ही पानी से धो लो उनको,
उनको कितने ही पानी से धो लो लेकिन वो साफ नहीं होते हैं दोस्तों। उसका कारण क्या है वहां पर? उसका कारण है कि ये जो धात्विक ऑक्साइड बने हैं, जो क्षारीय प्रकृति, ये जल से क्रिया नहीं करेंगे। अब आप मुझे बताओ कि घर पे आपको क्या कहते हैं अगर कॉपर का बर्तन आपको साफ करना, वहां देखो चिन्नम्मा कह रही और साफ कहीं बोले तो छाछ को साफ करा जो साफ हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्तों। छाछ, छाछ यानी छाछ में क्या है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल है। यानी दही और छाछ में कौन सा अम्ल है? लैक्टिक अम्ल। और अपने को लैक्टिक से मतलब नहीं है, अपने को किससे मतलब है दोस्तों? अम्ल से। और विम बार कहते हैं ना कि 100 नींबुओं का इसमें क्या है? ताकत है। यानी जो अम्ल है बहुत अच्छा साफ कर देता दोस्तों। तो नींबू से कर लो या छाछ से कर लो। तो यानी ये है क्षार। यहाँ क्रिया होती क्या? देखो देखो दोस्तों, ये है क्षार और क्षार की क्रिया क्या करवा रहे हो दोस्तों आप? अम्ल से। तो दोनों ही जब लड़ते हैं ना एक दूसरे से, बराबर के दुश्मन होते हैं, एक दूसरे को खत्म कर देते हैं और दोनों का अस्तित्व खत्म हो जाता है और बन जाता है दोस्तों लवण। क्या बन जाता है दोस्तों? लवण, और जल में चेंज हो जाती है। इस क्रिया को ही आपने क्या कहा था? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण की क्रिया कहा था दोस्तों। तो आप जो क्षार के कारण ये जो चीजें खराब हो रही है या जो मटमेली हो रही है या दूसरा कलर इसमें चढ़ गया है दोस्तों, तो इसको किससे साफ करोगे? अम्लों से। किससे साफ करोगे दोस्तों? अम्ल से। यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों? साफ कर देंगे, क्योंकि जल से तो क्रिया हो नहीं रही है। अब देखो यहाँ पर आपको, यहाँ पर जो कुछ जो यहाँ पर धातुएं होती है दोस्तों आपकी, आगे बात करते हैं। यहाँ पर कुछ धातुएं होती है दोस्तों। ये जो धातु है Al2O3, अभी आपने कहा ये कैसी प्रकृति की है दोस्तों? क्षारीय प्रकृति की है। कैसी प्रकृति की? क्षारीय प्रकृति। चलो एक बार पहले कंप्लीट इस चीज को कर लेते हैं कि कुछ जो धातुएं होती है वो जल से क्रिया नहीं करती है, लेकिन कुछ धातुएं, इसको मैं मिटा देता हूं एक बार, लेकिन कुछ धातुएं होगी दोस्तों, लेकिन कुछ धात्विक ऑक्साइड, कुछ धात्विक जो ऑक्साइड होगा दोस्तों, धात्विक ऑक्साइड जो होगा वो क्या करेगा? जल से क्रिया करेगा। क्या करेगा दोस्तों? जल से क्रिया करते हैं। अब आपको खुद को पता चल गया होगा, और साहब वही बहुत खतरनाक आदमी, बिल्कुल साफ। सोडियम के जो ऑक्साइड थे और पोटेशियम के जो ऑक्साइड थे, है ना, ये जो, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम दो ही खतरनाक रिएक्टेंट है दोस्तों, इनके ऑक्साइड, क्योंकि विशेषकर धातुओं के जो ऑक्साइड है वो जल से क्रिया नहीं करते, लेकिन ये इतने क्रियाशील होते हैं सोडियम और पोटेशियम, तो इनके ऑक्साइड बनने के बाद भी ये किससे क्रिया कर लेते हैं दोस्तों? जल से क्रिया कर लेते हैं। जल से क्रिया कर लेते हैं। जल से क्रिया कर लेते हैं दोस्तों। जल से क्रिया कर लेते हैं। अब जल से मान लो इनकी क्रिया करा दो तो साहब, ये लो साहब जल से क्रिया करा दी, और जल से क्रिया कराने के बाद में ये अपने हाइड्रोक्साइडों में चेंज हो जाते हैं। किसमें चेंज हो जाते हैं दोस्तों? अपने यहाँ पे KOH लिख दीजिए दोस्तों, किस KOH है ना, तो हाइड्रोक्साइडों में चेंज हो जाते हैं। अच्छा, ये तो बात समझ में आ गई। यानी जो क्षारीय ऑक्साइड होंगे वो जल से क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन कुछ धात्विक ऑक्साइड जल से क्रिया करते हैं। जैसे कि अपवाद दोस्तों, अपवादों को याद रखना। सोडियम, ये है सोडियम के ऑक्साइड और ये है पोटेशियम ऑक्साइड। आगे बात समझ में, जल से क्रिया करेंगे और अपने अपने क्या बन लेंगे दोस्तों, ये बैलेंस कर लेना इसको आराम से, कोई दिक्कत है। मेन चीज अपनी यही है दोस्तों। आगे बात समझ, फिर हाइड्रोजन निकल जाती है उधर से। अब अगर बात करते दोस्तों, यहां मैंने क्यों छोड़ा कि साहब ये तो क्षारीय है। अब क्षारीय, अगर कोई चीज क्षारीय है इसका पता कैसे चलेगा दोस्तों? अभी जो मैंने लिखाई है उदासीनीकरण अभिक्रिया से। किस प्रक्रिया से? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण की क्रिया क्या कहती है कि अम्ल प्लस क्षार, अम्ल और क्षार की क्रिया यदि आप करा देते हो तो बनता है लवण और जल। क्या क्या बनता है दोस्तों? और उष्मा बाहर निकलती है दोस्तों। उसके अंदर क्या बाहर निकलती है? उष्मा। हाँ, अम्ल और क्षार, चूंकि ये क्षार है तो ये किससे क्रिया करेगा दोस्तों? अम्ल से। क्या क्षार क्षार से क्रिया करेगा? क्या नहीं करेगा। यानी अगर इन सबकी क्रियाएं, यानी धात्विक ऑक्साइड की क्रियाएं यदि आप इससे अम्ल से करवा देते हो दोस्तों, तो किसका निर्माण होता है? लवण का और जल का और उष्मा का। लेकिन यहाँ पर दो कीड़े मकोड़े ऐसे हैं दोस्तों, आपका एल्यूमिनियम और जिंक। ये जो जिंक है दोस्तों, ये जो जिंक है, जिंक की अगर आप ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं ना, ZNO, ये जो ZNO है दोस्तों, यहाँ पर बैलेंस कर लेते हैं इसको, यहाँ पर 2 लग जाएगा और यहाँ पर 2 लग जाएगा। ये जो है ना दोस्तों जिंक ऑक्साइड, ये दोनों कैसी प्रकृति के होते हैं दोस्तों? उभयधर्मी। क्या होते हैं साहब? उभयधर्मी। ये लो साहब, आपने तो लिख दिया उभयधर्मी प्रकृति के। उभयधर्मी होता क्या है आप बताइए? उभयधर्मी बताते हैं दोस्तों। उभयधर्मी का मतलब ये, अगर ये क्या करते हैं, कभी क्षारीय की भांति भी व्यवहार करते हैं और अम्ल की भांति भी व्यवहार करते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ? एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, एल्यू लिख देता हूं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड व जिंक, ये दोनों नाम याद रख लेना दोस्तों। जिंक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं दोस्तों? उभयधर्मी।
कैसी प्रकृति के उससे दोस्तों, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। यानी ये किससे क्रिया कर लेंगे, ये अम्ल, अम्ल से भी क्रिया कर लेंगे दोस्तों, अम्ल है ना, अम्ल थोड़ी गंदी, क्योंकि अम्ल व क्षार, अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया कर लेते हैं, अम्ल व क्षार दोनों से क्रिया क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं दोस्तों, लवण, लवण प्लस जल और उष्मा का निर्माण करते हैं दोस्तों। आगे बात समझे, उष्मा का निर्माण करते हैं। ये लो साहब, आपका ढंग से नोट्स भी तैयार हो रहा है, बात समझ में आ गई। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि धातुओं की जब ऑक्सीजन से क्रिया करवाई जाती है दोस्तों, तो धातु और ऑक्सीजन मिलकर धात्विक ऑक्साइड बनते हैं, और कैसी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यहाँ मैंने दो एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, सबसे ऊपर के, है ना, वो सारे जितने भी होंगे दोस्तों सारे ही क्षारीय प्रकृति के होंगे, सिर्फ दो उदाहरण मैंने लिखे हैं। लेकिन ये दो जो उदाहरण है दोस्तों आपके, ये जो दो हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जो उभयधर्मी है, इसको मैं थोड़ा अलग पेन से लिख देता हूं ताकि आपको याद रह जाएगी, दोनों उभयधर्मी प्रकृति के हैं। ये लो साहब उभयधर्मी, उभयधर्मी प्रकृति, ये लो साहब उभयधर्मी प्रकृति। और यहाँ का लिखा मैंने उभयधर्मी प्रकृति, यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर देता हूँ दोस्तों। किस प्रकृति के होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अम्ल से भी क्रिया करेंगे और क्षार से भी क्रिया करेंगे। और धातु ऑक्साइड होते हैं दोस्तों जो जल से क्रिया नहीं करते हैं। लेकिन ये जो दो ऑक्साइड है दोस्तों, दो ऑक्साइड है कौन कौन से, सोडियम का ऑक्साइड और पोटेशियम का ऑक्साइड, ये दोनों ही किससे क्रिया कर लेते हैं दोस्तों, जल से क्रिया कर लेते हैं। आगे बात के एल्यूमिनियम की अम्ल से भी क्रिया करा के लिख दी, जो लवण बन रहा है AlCl3, और यहाँ पर एल्यूमिनियम की सोडियम से भी क्रिया करा दी दोस्तों, सोडियम एल्यूमिनेट जो बनता है, इस प्रकार से क्रिया करा दी। एक बार अब इसका आप क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाँ देखो दोस्तों, अब अगली बार आ रहा है, देखो कि अगला जो आपका टॉपिक है वो ऑक्सीजन से रिलेटेड है, कि ऑक्सीजन से क्रिया, लेकिन विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, अलग अलग प्रतिक्रियाएं, अपनी अलग अलग रिएक्शंस करती है। जैसे सोडियम और पोटेशियम, अभी आपने देखा सोडियम पोटेशियम बहुत ही ज्यादा क्रियाशील है दोस्तों। तो ये सोडियम और जो पोटेशियम है बहुत तीव्र अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, बहुत तीव्र अभिक्रिया करते हैं, यानी दाहक अभिक्रिया इनमें जल जाते हैं दोस्तों, है ना, तीव्र है दाहक अभिक्रिया है दोस्तों, है ना। अब यहाँ पर इसको इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन में खुला नहीं छोड़ सकते, खुला सांड है, तो फिर इसको क्या करते हैं, रस्सी से बांधते हैं। तो इसकी रस्सी कौन सी दोस्तों, केरोसिन। क्या करते हैं दोस्तों, इनको केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं। आगे बात समझ में। अच्छा, फास्फोरस के लिए मैंने क्या बताया था, अधातु, वो जल से क्रिया, सारी धातुएं जल से क्रिया नहीं करती, लेकिन धातु जो होती है वो जल से क्रिया नहीं करती, इसलिए फास्फोरस को किसमें रखा जाता है दोस्तों, क्योंकि हवा में खुला छोड़ दोगे तो वो क्या कर देगी, जल जाएगी, इसलिए उसको किसमें रखा जाता है दोस्तों, जल से, क्योंकि जल से वो क्रिया नहीं करती। अब ये केरोसिन से क्रिया नहीं करती, ठीक, लेकिन वायु से क्रिया करेगी, जल से क्रिया करेगी, इसलिए इसको क्या कर दे, तो सांड को क्या कर दो, केरोसिन में डाल के रख दो साले को, नालायक को। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक और लेड, ये थोड़े से बेचारे बीच के होते हैं। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन से क्रिया कर लेते हैं, और इन पर क्या करती है, ऑक्साइड की परत जम जाती है। इन पर क्या होती है दोस्तों, इन पर ऑक्साइड की परत जम जाती है। क्या हो जाती है, ऑक्साइड की परत जम जाती है, ऑक्साइड की परत जम जाती है। ओ मार साहब, तो ये बताओ यह चीज सही है गलत, बिल्कुल सही है दोस्तों। इनके लिए मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, इन पर ऑक्सीजन की जो क्रिया होती है दोस्तों, ये इन पर सही होती है, क्योंकि इन पर ऑक्साइड की क्या हो जाती है, परत जम जाती है, जिनसे इनका और ऑक्सीकरण नहीं हो पाता। ऑक्सीकरण का मतलब ही दोस्तों खराब होना होता है। इससे पहले का जो मैंने टॉपिक बताया था कि एप्पल, आलू और बैंगन, उसमें क्या होता है, ये ऑक्सीजन से क्रिया करके काले पड़ जाते हैं, यानी उसका क्या हो जाता है दोस्तों, ऑक्सीकरण हो जाता है। यानी ऑक्सीजन से क्रिया करने का मतलब ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन से क्रिया करने का मतलब अपचयन। आ गई बात समझ में। तो जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीकरण, यानी अब उसका और ऑक्सीकरण नहीं होगा, यानी ये चीजें खराब नहीं होगी, यानी ऑक्सीकरण होने से बच जाता। और इससे अधिक मतलब यहां लिख सकता हूं कि मैं इसका अधिक ऑक्सीकरण होने से बचाती है, इसका वापस यानी अगेन ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, यह लिख देता हूं, जिससे इसका मतलब इन धातुओं का, यहां बढ़िया क्लियर लिख देता हूं, इन धातुओं का, जिससे इन धातुओं का वापस ऑक्सीकरण नहीं हो पाता, यानी ये खराब नहीं होगी। आगे बात समझ में। अब अगर अपन लोहे की बात करें दोस्तों, लोहा जो होता है सामान्यतया ये क्या है, ऑक्सीजन से धीमी क्रिया करता है दोस्तों, धीमी क्रिया।
यानी ये अगर मान लो धीमी क्रिया, यानी कहने का मतलब अगर आप इसको जलाओगे ना दोस्तों, अगर आप इसको क्या करोगे, जलाना भी होगा तो ये जलेगा नहीं। आपको पता है क्या, लोहा जलेगा क्या, नहीं जलेगा दोस्तों। लेकिन लेकिन अगर आप इसका चूर्ण यानी लोहे चूर्ण को जलाने पर क्या होगा दोस्तों, जल जाएगा। आ गई बात समझ में। एग्जाम में नहीं पूछा जाता दोस्तों, फिर भी कभी कभी अगर मान लो स्टेटमेंट के रूप में पूछ ले तो आपको ये चीजें आनी चाहिए। कॉपर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दोस्तों। कॉपर की अभी आपने क्या कराई, कॉपर की ऑक्सीजन से क्रिया कराई। देखो कॉपर अभी यहाँ पर जब भी कोई बिल्कुल परमाणु अवस्था में होता है दोस्तों, तो ऑक्सीकरण अवस्था उसकी क्या मानते हैं दोस्तों, 0। ऑक्सीकरण अवस्था को मैं लिख रहा हूँ सामान्य शॉर्ट फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेज। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर क्या होती है दोस्तों, 0 होती है। आगे बात समझ में। अब ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है तो यहाँ पर बन गया कॉपर ऑक्साइड। क्या बन गया दोस्तों, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई दोस्तों सेकंड, जिससे ये कौन से रंग का बन जाता है दोस्तों, काला रंग। यानी इस पर कौन सा रंग आ जाता है दोस्तों, काला रंग आ जाता है। आगे बात समझ में। सिल्वर और गोल्ड ये क्या होते हैं, O2 से क्रिया नहीं करते हैं, O2 से क्रिया नहीं करते हैं दोस्तों, O2 से क्रिया नहीं करते हैं। आगे बात समझ में। अब एक टर्मिनोलॉजी जो है वो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है दोस्तों, उसका नाम है आपका एनोडीकरण। क्या नाम है दोस्तों, एनोडीकरण। थोड़ी बहुत आपने अगर क्रिया पढ़ी हो तो मैंने बताया था आपको गेल्वेनाइजेशन, ये लो साहब, गेल्वेनाइजेशन के अंदर किसकी क्रिया हो रही थी कि लोहे को बचाने के लिए उस पर किसका लेप चढ़ रहा था दोस्तों, जिंक का लेप चढ़ रहा था। यानी लोहे पर जिंक का लेप, ये क्या कहला रही थी दोस्तों, आपका गेल्वेनाइजेशन यानी यशद लेपन। ठीक है। एक मैंने बताया था आपको हाइड्रोजनीकरण, यानी वहां पर जो आपका वानस्पतिक तेल था वो किसमें चेंज हो रहा था दोस्तों, वानस्पतिक घी डालडा में निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। यानी तेल में आप हाइड्रोजन डाल दो तो घी में बदल जाएगा। तो हाइड्रोजन प्रवेश कर रहे हैं इसलिए हाइड्रोजनीकरण। अब यहाँ एनोडीकरण, देखो एनोडीकरण को अगर आपको याद रखना हो दोस्तों, अगर सामान्य भाषा में इसको मैं लिखूं तो केवल इतना लिख सकता हूं कि एल्यूमिनियम, अभी यहाँ आपने लिखा ना दोस्तों, देखो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड, इन पर क्या होती है दोस्तों, ऑक्सीजन की जब क्रिया करवाई जाती है, किसकी क्रिया, यहाँ किससे क्रिया करवाई जाएगी दोस्तों, इनकी ऑक्सीजन से क्रिया करवाई जाएगी, तो इन पर ऑक्साइड की परत जम जाती है। क्या जम जाती है, ऑक्साइड की परत। तो इसी प्रकार से एल्यूमिनियम यानी इसका प्रतीक क्या होता है दोस्तों, Al। एल्यूमिनियम पर ऑक्साइड की परत जमना, क्या कहलाती है दोस्तों, एनोडीकरण। क्या कहलाती है दोस्तों, एनोडीकरण कहलाती है। आगे बात समझ में। अगर इसको समझना चाहें तो एक द्वितीयक सेल होता है दोस्तों, प्राथमिक सेल में मामला उल्टा होता है, और द्वितीयक सेल जो होता है दोस्तों, द्वितीयक सेल की अगर मैं बात करूं तो एनोड लिखूं मैं, ANODE, एनोड। अगर यहां पर बात करते हैं, ए का मतलब एनोड, ठीक है, एन का मतलब क्या होता है दोस्तों, नेगेटिव, यानी नेगेटिव। आगे बात समझ में, नेगेटिव। ओ का मतलब ऑक्सीडेशन, यानी यहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन जुड़ेगी। डी मतलब यहां पर डी का मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, आगे आपके काम की बात नहीं है, 3 शब्द याद रखना। होता क्या दोस्तों कि आपने सेल लिया इस प्रकार से, और यहाँ पर आप जानते हो कि इन दोनों को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इतनी भी डिटेल में जानकारी नहीं चाहिए आपको सेल के अंदर। फिर इनको विद्युत से जोड़ दिया जाता है दोस्तों। तो ये जो प्लस वाला होता है ये कैथोड। देखो प्राथमिक सेल में मामला उल्टा होगा, प्लस में एनोड होगा और नेगेटिव कैथोड होगा। तो यहाँ पर सेकंड वाले की बात करें, डापा चुक मत हो जाए तो मेरे को मास्टर गलत बता दियो। तो ये क्या होता है दोस्तों, कैथोड। और ये क्या होगा दोस्तों, नेगेटिव वाला क्या होगा, एनोड। और एनोड पर ही क्या होती है दोस्तों, ऑक्सीडेशन होती है। क्या होती है दोस्तों, ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, यानी ऑक्सीजन यहाँ जुड़ेगी। तो इस एनोड का आपने क्या बना दिया, एल्यूमिनियम। क्या बना था दोस्तों, एल्यूमिनियम बनाएगा। तो यहाँ पर क्या जुड़ जाएगी दोस्तों, ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगी। क्या जुड़ जाएगी दोस्तों, ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगी। तो एल्यूमिनियम पर ऑक्सीजन की जो परत चढ़ना है क्या कहलाती है दोस्तों, एनोडीकरण। एक बार छापो इसको, फिर दूसरी ओर चलते हैं।
हाँ देखो दोस्तों, अब अगली जो बात करते हैं धातुओं की जल से क्रिया। देखो आपको पहले बताया कि सभी धातुएं जल से क्रिया नहीं करेगी। मान लो आप पड़े पड़े कॉपर मान लो जल से क्रिया करने लग जाएगा तो आपके बर्तन ही खत्म हो जाएंगे। एल्यूमिनियम करने लग जाएगी जल से बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। लोहा है आपको तो लोहे पे जंग लगता है, लेकिन ये नहीं कि आपके मान लो आप बाल्टी ढोड़ दो एक गेट पे, लोहे के गेट पे, आप सुबह देखो वहां जंग लग रहा है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। वो धीमी प्रक्रिया ना, एकदम से ऐसा नहीं होता है। तो सभी धातुएं आपकी जल से क्रिया नहीं करती है। देखो जल से क्रिया करने का मतलब भी देखो सबसे पहले क्या होता है, डायरेक्ट कोई ऐसा नहीं होता। देखो आपने देखा कि धातु की जो क्रिया होगी दोस्तों, आपने क्या कहा अभी कि धातु की जो क्रिया होगी वो जो धातु जल से क्रिया करने पर क्या बनाता है, धात्विक हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सी क्रिया ने कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। और धात्विक हाइड्रोक्साइड है ये कैसे प्रकृति के दोस्तों, क्षारीय प्रकृति के। कैसे प्रकृति के दोस्तों, क्षारीय प्रकृति के। कुछ एग्जाम्पल्स पर अपन बात करेंगे, इनके बारे में कभी कभी पूछा जाता है कि भाई सबका नेचर अलग अलग है, तो आप बताइए सोडियम और पोटेशियम। जो सोडियम ये जो है ये तो है दोस्तों पोटेशियम, ये पोटेशियम है ना, के मतलब पोटेशियम, लेटिन नाम होता है केलियम जिस पर लिखा हुआ है। और ये जो ये सोडियम है दोस्तों है ना, नेट्रियम, तो ये इसकी क्रिया H2O जल से करा देते हैं। ये सोडियम है ना, ये सोडियम है दोस्तों। तो सोडियम की क्रिया अगर आप जल से करा रहे हो तो इनके हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं दोस्तों। और यहाँ पर H2 गैस बनती है दोस्तों। मैं फिर कह रहा हूं ये उष्मीय ऊर्जा, यहाँ पर उष्मीय ऊर्जा भी निकलती है, यानी उष्मा के रूप में ऊर्जा निकलती, गर्मी होती है दोस्तों, उष्मीय ऊर्जा। और यहाँ पर भी क्या निकलेगी दोस्तों, उष्मीय ऊर्जा। और ये जो क्रिया होगी दोस्तों कैसी होगी, उष्माक्षेपी, क्योंकि उष्मा बाहर निकल रही है ना दोस्तों। तो पूछा जाता है दोस्तों एक्सोथर्मिक, यानी उष्मा बाहर निकलेगी, गर्मी बढ़ा देगी दोस्तों, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और कैसी अभिक्रिया है, दाहक अभिक्रिया है, जल जाते हैं दोस्तों अगर मान लो हाथ लगा दो। ध्यान रख लेना सोडियम और पोटेशियम इतने खतरनाक होते हैं ना, अगर आप इससे जल जाओगे तो सर्जरी इलाज है, कोई दवाइयां इलाज नहीं कर पाएगी। हम लैब में बहुत मजे लेते हैं दोस्तों, इस पे शुरू में गए तो वहां पे सोडियम को स्मार्ट साहब ने बताया था, हवा में भी आग पकड़ लेता, पानी में ब्लास्ट हो जाता बिल्कुल। तो हमने क्या किया दोस्तों कि केरोसिन ले गए, भाई केरोसिन में रखा जाता है, घर से केरोसिन ले गए, डिब्बे पहले केरोसिन आराम से मिल जाता था दोस्तों। केरोसिन ले गए और केरोसिन में सोडियम का टुकड़ा डाल के लिया और नालियों में पहले पानी भरा रहता है ना दोस्तों, आजकल तो फिर भी थोड़ी साफ सफाई नहीं लग गई, तो उसमें दूर से फेंकते थे, उसमें ब्लास्ट होता था, मजा आता था। लेकिन ऐसा नहीं करना दोस्तों है ना, ये ब्लास्ट हो जाता। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो दोस्तों कि सोडियम के बड़े बड़े इस प्रकार से लेकर बाहर फेंको ना पानी में, समुद्रों में, एकदम से ब्लास्ट हो जाता है दोस्तों ना, बहुत खतरनाक चीज है ये। तो उष्माक्षेपी और दाहक अभिक्रिया है। और कैसी अभिक्रिया दोस्तों, बहुत तीव्र, बहुत कम समय लेती है दोस्तों। आप डालो और ब्लास्ट बहुत तगड़ी तरीके से। और यहाँ पर जो दाहक का काम करती है, वो जो ब्लास्ट का काम कर रही है, कौन सी गैस कर रही है दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस कर रही है। ये बहुत ही दाहक गैस होती है दोस्तों, है ना, बहुत खतरनाक होती है। तो कैसी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी, तीव्र और दाहक अभिक्रिया है दोस्तों। आगे बात समझ में। अगर बात करते थे कैल्शियम, और कैल्शियम की यदि मान लो आप जल से क्रिया करा रहे हो तो ये बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, क्या नाम है इसका, बुझा हुआ चूना। ये कैसी अभिक्रिया दोस्तों, धीमी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, धीमी अभिक्रिया है। आपको मैं एक जानकारी के लिए बता दूं कि कभी भी जैसे मान लो मैं अगर यहाँ लिखूं दोस्तों आपको कि जो यहाँ इसकी बात कर ले तो चलो ऊपर की तो गई, यहाँ पे कैल्शियम जो होगा ना दोस्तों, सबसे पहले कैल्शियम की अगर आप जल से क्रिया करवाते हो ना दोस्तों तो एकदम से हाइड्रोक्साइड नहीं बनता। सबसे पहले पहली स्टेज में क्या बनता है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन यहाँ बनना शुरू हो जाती है दोस्तों। फिर ये कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में चेंज होगा, यानी सबसे पहले ऑक्सीजन से क्रिया करने वाली, ऑक्सीजन से जब क्रिया करवाई थी तो धात्विक ऑक्साइड बना था ना, तो सबसे पहले ऑक्साइड बनेंगे दोस्तों, फिर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड में चेंज होंगे और यहाँ पर क्या हाइड्रोजन गैस दोस्तों बनने लग जाएगी। अब ये जो हाइड्रोजन गैस जो बनती है ना दोस्तों, ये इस कैल्शियम, क्योंकि अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूरा नहीं बना, तो इस कैल्शियम के चारों तरफ ये क्या करने लग जाती है दोस्तों, हाइड्रोजन गैस जमने लग जाती है। यहाँ पर बुलबुलों के रूप में हाइड्रोजन गैस क्या होती है दोस्तों, जमने लग जाती है। और इसमें जैसे हाइड्रोजन गैस निकली थी तीव्र उष्मा के साथ, इतनी इसके अंदर ऊर्जा नहीं होती है इसकी हाइड्रोजन में, और बुलबुलों के रूप में इस कैल्शियम के चारों ओर जम जाती ना दोस्तों। तो इसीलिए कैल्शियम से
इतना जल्दी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, इसलिए ये अभिक्रिया कैसी हो जाती है दोस्तों, धीमी हो जाती है। कैसी अभिक्रिया है दोस्तों, धीमी अभिक्रिया। बात समझ में आ गई। यानी कैल्शियम की जल से अभिक्रिया कराएंगे तो कोई भी, जैसे इसमें तो फट से पता ही नहीं लगे कब ऑक्साइड बना, कब हाइड्रोक्साइड बना, कब आग लगी, इतने तीव्र आग बंद करते धम एकदम से। और इसमें क्या होगा दोस्तों, बहुत धीमी प्रक्रिया है, तो स्टेप बाय स्टेप चलती है। सबसे पहले ऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड के साथ में हाइड्रोजन बन गई दोस्तों। अब ये हाइड्रोजन होगी तो इस कैल्शियम के चारों तरफ लेयर बना लेती है, बुलबुले। और जो ये कैल्शियम होता है ये थोड़ा सा पानी के ऊपर आ जाता है, हल्का होने से तैरने लग जाता है। तैरने लग जाता है तो अब इसके जल के कण कम हो जाएंगे, जल के कम, इसके चारों तरफ कण कम हो गए और हाइड्रोजन गैस भी जमा हो गई, जिसके कारण, क्योंकि ये हल्का होगा, हल्का होने से क्या हो जाएगा, पानी के ऊपर आ जाएगा, हाइड्रोजन गैस का आपके चारों तरफ लेयर है ही है, तो इसीलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने में क्या लगेगा दोस्तों, कम समय, अधिक समय लगता है। यानी कैसी अभिक्रिया दोस्तों, धीमी अभिक्रियाएं हैं। कैसी अभिक्रिया दोस्तों, धीमी अभिक्रिया है। अब ये जो मैग्नीशियम जल के साथ क्रिया, तो मैग्नीशियम की जो जल से, अभी देखो कैल्शियम की क्रिया, ये कौन सा जल था दोस्तों, ठंडा जल। कौन सा जल था ये, ठंडा जल है ना, ठंडा जल, नॉर्मल जल भी कह सकते हो, ठंडा जल भी कह सकते हो। लेकिन मैग्नीशियम ठंडे जल के साथ क्रिया नहीं करेगा, किसके साथ क्रिया करेगा साहब, ये क्रिया करेगा दोस्तों, यहां लिख देता हूं मैं, गर्म जल से क्रिया। ठंडे जल से तो क्रिया नहीं करेगा, गर्म जल से क्रिया, ये लो साहब, गर्म जल से क्रिया करेगा, ठंडे जल से क्रिया नहीं करेगा, है ना। इसकी भी क्रिया इतनी तेज तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये गर्म जल से क्रिया करेगा ना, तो ठंडे जल से इतनी नहीं है जितनी पोटेशियम और सोडियम की है, लेकिन फिर भी ये जल से क्रिया करता है। कौन से जल से क्रिया करेगा, ठंडे से नहीं करके गर्म जल से क्रिया कर लेगा। और क्या बनेगा दोस्तों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा दोस्तों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पढ़ा होगा आपने, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये लो साहब, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नी, ये सॉरी सर, लो साहब मैग्नीशिया, ये लो साहब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्या करता है, पेट की अम्लता दूर करता है, पेट की अम्लता, पढ़ेंगे अम्ल और क्षार में, अम्लता दूर करता है साहब, दूर करता है। ये लो साहब, पेट की अम्लता दूर कर दी। अब जो ये तीनों कपेड़ी हैं, अब आ गई यहाँ, ये बहुत तीव्र अभिक्रिया कर रहा है। कैल्शियम ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेगा, लेकिन मैग्नीशियम को अभिक्रिया कराने के लिए आपको गर्म जल देना पड़ेगा। और इसके बाद में ये जो एल्यूमिनियम, ये तीनों के तीनों है दोस्तों, ये तीनों के तीनों ये क्या करेंगे, हाँ जल यहां लिखता हूं, किस जल से क्रिया करेंगे, ना ठंडे से करेंगे ना गर्म से करेंगे, लेकिन भाप किससे करेंगे। यहाँ पर जल का मतलब क्या है दोस्तों, भाप। किससे क्रिया करेंगे दोस्तों, ये भाप यानी वेपर से क्रिया करेंगे। गर्म जो भाप होती है ना, उससे ये क्रिया कर सकते हैं दोस्तों। और क्या बनेगा, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। और अच्छा यहाँ पर ध्यान रखना है, कौन सी गैस भी बन रही है, H2 गैस भी बन रही है। और यहाँ पर भी इसी पेन से लिख देते हैं इसको, ये ताकि आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। और नीलू बाबा, ये लो नीलू, ये H2 गैस भी इसके साथ साथ क्या हो रही है दोस्तों, बन रही है। क्या बन रही है दोस्तों, मेन यही चीज है। कौन सी गैस बन रही है, H2 गैस बन रही है दोस्तों। अगर अब यहाँ बात करते हैं दोस्तों आपकी भाप से, और यहाँ पर कौन सी गैस बन रही है दोस्तों, H2 गैस बन रही है। आगे बात समझ में। अगर आप फेरिक की बात करेंगे, लोहे की, देखो ये अगर मान लो ऐसे ही जल से क्रिया करने लग जाए ना, गर्म ठंडे जल से, तो आप रोज ही काम कर रहे हो इनसे, लोहा है, जिंक है, एल्यूमिनियम है ना, तो बेचारे खराब हो जाएंगे बर्तन। इसलिए किससे क्रिया करते हैं दोस्तों, भाप से क्रिया करते हैं। किससे क्रिया करते हैं, भाप से। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना नहीं खाना चाहिए, एल्यूमिनियम के बर्तनों, क्योंकि आप रोटी रखोगे या सब्जी रखोगे तो उसकी जो भाप होती है ना, भाप वो एल्यूमिनियम से क्रिया कर लेती है दोस्तों ना। पानी तो पानी, ठंडे गर्म पानी से तो क्रिया नहीं करती, लेकिन वो क्या कर लेती, भाप से, क्योंकि रोटियों में भाप होती है और सब्जी में भी भाप होती है, तो भाप से क्रिया करके वो आपका थोड़ा सा जो भोजन है वो थोड़ा दूषित बन जाएगा दोस्तों, लंबे समय तक बहुत नुकसान करता है। तो जो लोहा होता है उसकी भाप से अगर आप क्रिया कराते हो दोस्तों, तो Fe3, सॉरी यहाँ पर एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड बनेगा वो कौन सा बनेगा दोस्तों, Al2O3, है ना, ऑक्साइड बनेगा सबसे पहले, और फिर क्या बनेगा दोस्तों, एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है, आगे बात समझ में, एक साथ नहीं बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ Fe3O4 बनेगा दोस्तों सबसे पहले, है ना, Fe3O4 बनेगा, और उसके बाद में ये फेरिक का ऑक्साइड बनेगा दोस्तों। और यहाँ हाइड्रोजन गैस तो सबसे पहले बनी रही है, जैसे कि आपके कैल्शियम में बनी थी। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर जो जिंक होगा दोस्तों, जिंक भी क्या बनेगा, जिंक का भी आप हाइड्रोक्साइड बना लीजिए, है ना, जिंक हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बन जाएगा, H2 गैस बन जाएगी। और एक मैंने स्टार मार्क लाइन लिखी है, लेड, कॉपर और गोल्ड, ये किसी भी प्रकार के पानी से क्रिया
नहीं करेगा, पानी से क्रिया नहीं करेगा। अगली बात समझ में, ये पानी से क्रिया नहीं करेगा। फिर से एक बार और देख लो, ये आप सोडियम पोटेशियम बहुत तीव्र अभिक्रिया करता है पानी से, जड़ से ऑक्साइड और जड़ से हाइड्रोक्साइड बना के हाइड्रोजन गैस होती है, उष्मा क्षेपी बहुत तीव्र उष्मा इसमें निकलती है। सोडियम की जल से आप क्रिया कराओगे तो सबसे पहले, हाँ ये बात दोनों की दाहक होगी। अब कैल्शियम होगा वो ठंडे जल से क्रिया कर लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सबसे पहले बता दिया आपको कि लेयर बन जाती, हल्का होता, पानी के ऊपर आ जाता, इतना जल्दी ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाता, धीमी अभिक्रिया। मैग्नीशियम जो होगा वो ठंडे से नहीं करके गर्म से भी क्रिया करेगा, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, पेट की अम्लता दूर होती है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसी प्रकार से एल्यूमिनियम, आपके आयरन और जिंक, ये तीनों होगा वो ठंडे और गर्म जल से नहीं करके भाप से भी क्रिया करेगा। सबसे पहले एल्यूमिना बनेगा, ऑक्साइड बनेगा दोस्तों, और फिर हाइड्रोक्साइड बनेगा, यहाँ H2 गैस बना दी। इसी प्रकार से यहाँ आयरन का ऑक्साइड बनेगा दोस्तों, और फिर जिंक जो है, देखो ये आपका जिंक का सूत्र है थोड़ा थोड़ा, है ना, हाँ लोहे के साथ जिंक का सूत्र है ना, FeO डॉट Fe2O3 है ना, ये दोनों मिला के Fe3O4 है, लगभग जिंक का सूत्र बन रहा है दोस्तों, फिर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसी प्रकार से जिंक और लेड, कॉपर और गोल्ड जो होता है ये पानी से क्रिया ही नहीं करेगा। छापो इसको, फिर आगे की ओर चलते हैं। देखो दोस्तों, धातु के रासायनिक गुणधर्म में अपन ने इतनी देर बात कर ली। अब तीसरी बात करें, अम्ल के साथ अभिक्रिया। किसके साथ अभिक्रिया दोस्तों? अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो देखो सबकी प्रकृति अलग अलग होती है, सभी धातुओं की, तो यहाँ पर बात करते हैं विशेषकर धातु के साथ। यदि तनु अम्ल, तनु यानी देखो अम्ल में आप मान लो पानी है, पानी में आप एक आधी चम्मच शक्कर घोलो तो आपको लगेगा कि चलो ठीक है। अब वो होता तनु, यानी पानी विलायक है, और पानी के अंदर जो आप बोल रहे हो वो विलय पदार्थ है, अगर वो कम मात्रा में तो वो क्या चीज होती है? तनु विलयन होता है, ठीक है, दोनों विलय और विलायक मिलकर विलयन बनाता है, तो विलयन कैसा हो गया? तनु हो गया, ठीक है ना, डाइल्यूट इंग्लिश में कहें तो। और अगर मान लो एक चम्मच और मिलाओ तो कोई दिक्कत नहीं, एक और मिला दो तो फिर भी कोई, एक और मिला दो तो फिर लगेगा सर ये तो गाढ़ा गाढ़ा घोल बनने लग गया। वो जो गाढ़ा गाढ़ा घोल बनने लगता है उसको कहते हैं दोस्तों सांद्र, यानी उससे विलय की मात्रा क्या हो जाने लगती है? बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है, उससे कहते हैं सांद्र, कॉन्सेंट्रेट। आगे बात समझ में, लेकिन अपने को यहाँ पर डाइल्यूट की बात करें, तनु अम्ल के साथ या लवण जल, और आप क्या कह सकते हो, आप इसके साथ में किसकी कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, अपन ने बात की थी। अब धातु के साथ, जैसे आप उदाहरण के तौर पे तनु HCl आपने ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन सा होता है साहब? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जो आप टॉयलेट के अंदर जो एसिड का प्रयोग करते हो ना, कि एसिड डालो टॉयलेट के अंदर, तो वो जो एसिड होता है वो HCl ही होता है, नमक का तेजाब इसको बोलते हैं दोस्तों। तो इसकी क्रिया होती है तो लवण, और यहाँ पर किसका निर्माण होता है? अपने हाँ हाइड्रोजन का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के रूप में अपन ने HCl ले लिया, लेकिन क्या होता है दोस्तों कि HCl के साथ तो ये चीज होगी, लेकिन जो ये NO3 HNO3 है, ये इतना खतरनाक और शाना है दोस्तों, ये इसका नाम याद रखना, ये प्रबल ऑक्सीकारक है साहब, प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक, प्रबल ऑक्सीकारक। ये इतना खतरनाक है कि हाइड्रोजन को देखता नहीं है, इतना खतरनाक, उसका भी ऑक्सीकरण कर देता है, मतलब हाइड्रोजन का भी ऑक्सीकरण कर देता है। हाइड्रोजन तो दूसरे का अपचयन करवाता है दोस्तों, लेकिन हाइड्रोजन का भी क्या कर देता है दोस्तों? ऑक्सीकरण कर देता है। इतना खतरनाक आदमी है कि जब धातु और HNO3, क्योंकि अपन जानते हैं HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, क्या नाम है इसका दोस्तों? नाइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? नाइट्रिक अम्ल। ये कौन सा अम्ल है दोस्तों? नाइट्रिक अम्ल है। जब ये जो नाइट्रिक अम्ल है इसकी धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं दोस्तों, तो हाइड्रोजन गैस बनती तो है, लेकिन ये हाइड्रोजन गैस हल्की मात्रा में बनती तो, लेकिन ये हाइड्रोजन को हाथ क्यों हाथ पता भी नहीं लगने का दोस्तों, हाइड्रोजन का भी ऑक्सीकरण करके किसमें चेंज कर देता हो दोस्तों? जल में चेंज कर देता है दोस्तों। किसमें चेंज कर देता है? यानी ऑक्सीकरण का मतलब उसकी किससे क्रिया हो जाएगी? ऑक्सीजन से क्रिया करवा देता है, और फटाफट से हाइड्रोजन का क्या बना देगा दोस्तों? जल बना देता है। क्या बना देता है? धातु से क्रिया, कि धातु जनरली अम्ल से क्रिया करके लवण और H2 गैस बनाएगी। अब ये लिख दिया, लेकिन धातु HNO3 की क्रिया में क्या होता है कि H2 गैस उत्सर्जित ही नहीं होती, क्योंकि आपको बता दिया प्रबल ऑक्सीकारक है दोस्तों, हाइड्रोजन का भी ऑक्सीकृत करके जल में चेंज कर देता है, और स्वयं क्या नाइट्रोजन की ऑक्साइड। देखो N2, ये बड़े नाम खतरनाक है ना, ये नाम कभी एग्जाम्पल पूछ रहे जाते हैं, जैसे N2 है ना, इनकी क्रिया से N2 बनेगा नाइट्रस ऑक्साइड, जो से हाथ से गैस कहते हैं ना। हाउसफुल मूवी देखी होगी तो उसमें लास्ट में एक सीन आता है जिसमें गैस निकल जाती है ना, फिर वो सब हंसते हैं, तो हाथ से गैस है दोस्तों ना। NO, अगर इसको ज्यादा मात्रा में सुगा देवे ना दोस्तों तो बेहोश भी हो जाता आदमी। वैसे बेहोश होने वाली गैस है क्लोरोफॉर्म, CHCl3 है ना, और ये है नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये हाइड्रोजन की जगह किसमें चेंज होगा? जल में। अब यहाँ एक लिखा है कि जो कॉपर है वो तनु HCl कमजोर अम्ल के साथ भी ये क्रिया नहीं करता, यानी आपने देखा कि कॉपर हर जगह कमजोर है क्रिया करने में, जल से क्रिया नहीं कर रहा है, किसी से क्रिया नहीं कर रहा है, और यहाँ तनु HCl के साथ भी क्रिया नहीं करता है, यानी कॉपर बहुत कम क्रियाशील है दोस्तों। अभी पढ़ेंगे अपन अभिक्रियाशीलता के हिसाब से कि कौन कौन है। सबसे ज्यादा कौन हुआ? पोटेशियम, सोडियम, है ना।
तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरिक HCl के साथ, यानी ये लिख सकते हैं तनु HCl के साथ, तनु HCl के साथ ये क्या करते हैं दोस्तों, क्रिया कर लेते हैं। आगे वैसे तनु HCl के साथ भी, तनु के साथ ही कर रहे हैं तो सांद्र के साथ तो करना ही है, ठीक है। आगे बात समझ, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। लेकिन एक चीज और मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर आपको कि एक्वारेजिया एक शब्द है दोस्तों, एक्वारेजिया, एक्वारेजिया, जिसे आप कहते हो अम्लराज। क्या कहते हो दोस्तों, अम्लराज। ओ साहब H2SO4, अरे नहीं रे नहीं, अम्लराज। ये देखो, एक तो होता है अम्लों का राजा, अम्लों का राजा यानी अम्लों का बाप, किंग ऑफ एसिड, वो कौन होता है, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, या अपन सामान्य भाषा में इसको कहते हैं तेजाब। हाँ वही तेजाब, जो चोरी पसंद आए तो मुंडा पाक देवा पुराना, अच्छा नकड़ो नालाई को जेल जोली मरेला, ठीक है ना। अम्लों का राजा यानी किंग ऑफ एसिड जो होता है दोस्तों, वो कौन होता है, H2SO4, जिसे आप कहते हो तेजाब, ठीक है ना। एक्वारेजिया ये है अम्लराज, अम्लों का राजा नहीं है, अंतर समझ लेना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्वारेजिया। अब ये होता क्या है दोस्तों, ये है मिश्रण, ये है दोस्तों मिश्रण। किसका मिश्रण दोस्तों, HNO3, HNO3 का मतलब नाइट्रिक अम्ल, और HCl क्या है, HCl, और इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नमक का तेजाब। आगे ही बात समझ, HNO3 और HCl दोनों अम्लों की बात की थी दोस्तों। अभी आपने एक चीज और, अगर एक चीज और मैं यहाँ लिखूं कि अगर मैं यहाँ एक चीज डिब्बे में लिख दूं कि आपका जो कॉपर होगा, आपका जो गोल्ड होगा, गोल्ड, ये जो गोल्ड होगा AU का मतलब ओरम, जिसे आप कहते हो गोल्ड, वह प्लेटिनम, वह जो प्लेटिनम है, प्लेटिनम, ये दोस्तों प्लेटिनम, प्लेटिनम, ये भी अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया नहीं करेंगे, नहीं करते हैं दोस्तों, अम्लों से क्रिया नहीं करते। यानी साला इसमें आप अम्लों का जो बाप है H2SO4 वो भी डाल दो तब भी ये क्रिया नहीं करेंगे, किसी प्रकार की क्रिया नहीं करते दोस्तों, ये गलेंगे ही नहीं। अब क्या करता है, इनको गलाने के लिए दो अम्ल, इनकी अकेलों की तो औकात नहीं है दोस्तों कि इनको गला दे, लेकिन जब ये दो नालायक मिल जाते हैं, वो भी किस अनुपात में दोस्तों, ध्यान रखना, ये अनुपात कैसे याद करना आपको, है ना, ये कैसे अनुपात याद करना दोस्तों, कि इधर देखो 3 है ना, तो इधर 3 नहीं लिखना है, इधर लिख देना आपको 3 और इधर लिख देना 1, यानी 1:3। किसका अनुपात है, HNO3 और HCl। या फिर कभी कभी एग्जाम में से पूछ लिया जाता है दोस्तों कि पहले HCl अगर आप लिख दो, वह HCl और HNO3 अगर ये लिख दो तो HCl के कितने हैं, 3 और ये 1। तो कोई भी पूछो HNO3 HCl का अनुपात 1:3 या HCl HNO3 का अनुपात 3:1 में अगर आप मिलाओ तो इससे क्या बनता है दोस्तों, एक्वारेजिया बनता है। क्या बनता है दोस्तों, एक्वारेजिया बनता है। क्या बनता है इन दोनों को मिलाने से, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया जो होता है दोस्तों, ये क्या करता है आपके, हाँ गोल्ड यानी ओरम यानी गोल्ड, और वह प्लेटिनम को भी गला देता है, आगे बात समझ में। तो ये बहुत खतरनाक है दोस्तों, HNO3 + HCl का योग। आगे बात समझ में, छापो दोस्तों, ले इसका स्क्रीनशॉट। और अब देखो बढ़िया तरीके से आपका कोर्स आगे चल रहा है। आज का इतना ही मैटर, फिर इसके अभी तो ये तो सोचो धातु और धातु भी इतना छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा, अभी बढ़िया ढंग से पढ़ा देंगे, क्वेश्चन बाहर निकलेगा ही नहीं इसको, है ना। तो आगे से आगे भी 1-2 पार्ट और आएंगे इसके, ठीक है। अभी इसको छापो, ओके। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ओके। जय सिया राम।